नमस्कार। आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में देश के स्वतंत्रता सेनानी जनजाति समुदाय के भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर बीते पिछले 15 नवंबर को राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस मनाया गया। जनजाति समुदाय क्या है और इनके संवैधानिक अधिकार क्या हैं, आज इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है कालिका धाम पीजी कॉलेज सेवापुरी वाराणसी में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर कार्यरत डॉक्टर हिमांशु मिश्रा। सर, आपको नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे देश में जनजाति समुदाय क्या है? जनजाति समुदाय हमारे देश में एक ऐसे समूहों का कह सकते हैं, ऐसे समूहों का योग है जिनका अलग ही कल्चर होता है, अलग उनकी भाषा होती है, अलग उनके रीति रिवाज होते हैं, अलग उनके पूजा की पद्धति होती है, अलग ही उनके देवता होते हैं और वो समाज के मुख्य भाग से कटे होते हैं। इस वजह से उनमें कुछ आदिम लक्षण भी पाए जाते हैं जिन वजहों से उनको संविधान की भाषा में उनको अनुसूचित जनजाति के नाम से पुकारा जाता है। हमारे देश में कितने प्रकार की जनजातियां समूह अस्तित्व में हैं? हमारे देश में लगभग 705 जनजाति समूह हैं और उसमें समय समय परिवर्तन होते रहते हैं और उसको केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिल करके उसमें संशोधन कर सकती हैं। जनजातियों के सुरक्षा और विकास के लिए हमारे संविधान में क्या क्या प्रावधान है, इसके बारे में बताइए। जनजातियों के सुरक्षा और उनके अधिकार के लिए हमारे संविधान में बहुत से प्रावधान हैं और देखा जाए पूरे संविधान में बिखरे हुए पड़े हैं। तो हम यदि पहले ही देखें तो अपने मूल अधिकारों में देख लेते हैं हम, तो वहाँ पे अनुच्छेद 15 आता है, जहाँ पे कि अनुच्छेद 15 के भाग 4 में बताया जाता है कि इनके शिक्षा के लिए रिजर्वेशन की जो वहाँ पे व्यवस्था की गई है। उसके बाद इनको 15(4) का एक नया जोड़ा गया, वहाँ पे उनके प्राइवेट एजुकेशन में भी उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था किया गया और अनुच्छेद 16 के 4 में उनके लिए नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसके बाद हम देखते हैं कि अनुच्छेद 15 में ही कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पे उसके साथ किसी प्रकार का विभेद नहीं किया जाएगा। इस प्रकार से हम आगे देखेंगे तो अनुच्छेद 46 में, जिसे बोला जाता है नीति निर्देशक तत्व, वहाँ पे भी कहा गया है कि राज्य इन जनजातियों के लिए कुछ आर्थिक और शैक्षिक अभिवृद्धि के लिए कुछ काम करे। इसके बाद हम देखते हैं कि अनुच्छेद 244 आता है, फिर अनुच्छेद 330 आता है। अनुच्छेद 330 के तहत हम देखते हैं कि उनको लोकसभा में किस प्रकार से स्थानों का आरक्षण दिया गया है। फिर हम देखते हैं कि 332 में उनको राज्य विधानसभाओं में स्थानों का आरक्षण दिया गया है। फिर हम देखते हैं कि 335 के तहत उनके प्रशासन में दावों को भी ध्यान में रखा जाता है कि कहीं प्रशासनिक दक्षता अगर प्रभावित ना होते हुए उनके दावों को भी वहाँ पे लागू किया जाए, माना जाए। इसके बाद हम देखते हैं कि अनुच्छेद 338 का के तहत 2004 में एक उनके लिए अलग से ही पृथक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया, जिसमें कि एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, 3 सदस्य होते हैं। उनका सारा काम बता दिया गया है कि आप किस प्रकार से जनजातियों के विकास के संबंध में जो भी समस्याएं आएंगी, शिकायतें आएंगी, उसको आप देखेंगे, उसका निराकरण करेंगे। समय समय पे राज्य के राज्यपाल को और राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देंगे और हर साल उनका एक काम होता है कि राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देना और जब भी यदि राष्ट्रपति चाहे तो उनसे मांग सकता है। और विकास संबंधी जो भी योजनाएं हैं उनका निरीक्षण परीक्षण करते रहना। यदि किसी प्रकार की भी शिकायत है तो उनको एक सिविल कोर्ट का अधिकार भी दिया जाता है कि वो किसी व्यक्ति को बुला सकते हैं, उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं, दस्तावेज मांग सकते हैं, उसका परीक्षण कर सकते हैं। इस प्रकार से इस आयोग को बहुत राइट दिए गए हैं जिससे कि अनुसूचित जनजातियों का विकास सुनिश्चित किया जा सकता है। तो क्या ज़रूरत पड़ी कि 2004 में उनके विकास के लिए इतने प्रावधान बनाए गए? नहीं, ये प्रावधान पहले भी थे। 2004 में ही लागू किया गया इसे। ये जो है देखा जाए तो ये आयोग पहले भी था, लेकिन इसके साथ में अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग, मतलब अनुसूचित जाति आयोग भी साथ में जुड़ा हुआ था।
लेकिन क्या हुआ कि इनके लिए पृथक अलग से बनाया गया, इसको अनुसूचित जाति आयोग को अलग कर दिया गया और जनजातीय आयोग को अलग से बनाया गया, जिससे कि इन पे ही फोकस करके इनके विकास पे ध्यान दिया गया जी। कि ऐसा ना हो कहीं ध्यान भटक जाए, इसके टोटली फोकस करके किया गया। इसी कड़ी में आपसे जानना चाहेंगे, राष्ट्रीय जनजाति आयोग का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय जनजाति आयोग का गठन हमने बताया 2004 में हुआ है। मतलब पृथक से अलग से जो बनाया गया, केवल इसी पे स्पेशल बनाया गया कि पहले तो इनके साथ साथ में था जी। संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूची में क्या संविधान बनाए गए हैं, उसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। संविधान की 5वीं 6ठी अनुसूची में सबसे पहले हम देखते हैं कि 5वीं अनुसूची में क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कि संविधान के 5वीं अनुसूची में वहाँ पे अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में व्यवस्था की गई है। और अनुसूचित 6 में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम इन राज्यों के जनजातियों के लिए प्रशासन और व्यवस्था के लिए इसमें प्रावधान किए गए हैं। राष्ट्रीय आंदोलन में जनजातियों का क्या योगदान था, इसके बारे में भी कुछ बताइए। राष्ट्रीय आंदोलन में जनजातियों का बहुत ही अधिक योगदान रहा, वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हैं। हम देखते हैं कि उनके आंदोलन की यदि हम गिनती करें तो हम देखते हैं कि पहले संथाल विद्रोह, हो विद्रोह, मुंडा विद्रोह, पहाड़िया विद्रोह, उरांव विद्रोह, कुकी विद्रोह, इस प्रकार से बहुत से जो है जनजातियों ने जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह किया। और उनकी मांगें केवल जो है कृषि के अधिकार के तहत रहती थी और बाहरी लोगों को बाहर करने के लिए, वहाँ से जो आदिवासियों का जो क्षेत्र था वहाँ से उनको कैसे बाहर निकाला जाए, क्योंकि उनका एक विरोध ये भी रहता था, क्योंकि वो जो बाहरी लोग होते थे वो लोग उनके संस्कृतियों को प्रभावित करते थे और उनका शोषण करते थे। और ये जो साहूकारी व्यवस्था थी उसके खिलाफ थे, क्योंकि जो साहूकार थे वो लोग उनको ऋणग्रस्त बना देते थे और उनको उसे ऋण के कुचक्र में जो है उनका शोषण करते रहते थे। जमींदारों के खिलाफ भी उन्होंने आंदोलन किया। तो इस प्रकार से उनके कई आंदोलन के विषय रहे। कृषि हो गया, जमींदारी के खिलाफ हो गया, वन कानूनों के खिलाफ हो गया, अवैध खनन के खिलाफ हो गया। तो इस प्रकार से उन्होंने कई विषयों पर आंदोलन किया और अपना योगदान राष्ट्रीय आंदोलन में उन्होंने भरपूर दिया है। जब राष्ट्रीय आंदोलन में इतना भरपूर योगदान दिया और इतने सारे आपने गिनवाए, तो फिर ये जनजातीय समूह में ही क्यों रह गए? इनका तब से लेकिन इनका अभी तक उत्थान क्यों नहीं हुआ? कारण इसका ये रहा कि हमारे समाज में, जैसे अनुच्छेद 15 में हमने बताया कि वहाँ पे जो व्यवस्था पहले देखा जाए क्यों की गई, वहाँ पे कहा गया कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ विभेद नहीं किया जाएगा। तो आशा ये था कि कहीं न कहीं विभेद हो रहा था। तो जो विभेद हो रहा था, क्योंकि एक आपने देखा होगा अस्पृश्यता जो अनुच्छेद 17 में इसको दूर किया गया है, ये मूल उद्देश्य यही था। क्योंकि होता क्या था कि जो हिंदू होते थे, मतलब हिंदू बहुल राज्य हमारा था, तो वहाँ पे जो इनको हिंदू मंदिरों में प्रवेश करने से रोका जाता था, इनके तालाबों पे पानी भरने से रोका जाता था, इनको सार्वजनिक स्थानों पे निकलने से रोका जाता था। तो इस वजह से क्या हुआ कि इनका शुरू में शोषण हुआ और इस वजह से क्या हुआ, समाज से दूरी बनाने लगे। और ये जो है क्योंकि आर्थिक रूप से भी कमज़ोर रहे, शुरू से ये कृषि पे डिपेंड रहे हैं और कृषि इनकी जीविका की मुख्य साधन थी, इस वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हो सके, जिसके वजह से क्या हुआ, इनके जो बच्चे होते थे ये बड़े घरों में जाते थे, काम करते थे, या जो है कोई औरतें हैं तो चूल्हा चौका कर रही हैं किसी घर में जाके। इस प्रकार से कहीं न कहीं उनका आर्थिक विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाया था, जिस वजह से ये सारी चीज़ें समस्याएं आई और दूर होते चले गए वो हमसे। और आज वो जाके जंगलों में और अन्य क्षेत्रों में बसे हुए हैं और उसके लिए सरकार अब बहुत प्रयासरत है, या कह सकते हैं पहली योजना से ही प्रयास, जैसे हमें आज़ादी मिली है, आज़ादी मिलते ही उसके प्रयास जारी हो गए थे। क्योंकि हम देखते हैं कि पहली योजना में, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं योजना में तो एक जनजातीय उपयोजना ही लागू कर दी गई थी और वहाँ से बिल्कुल फोकस कर दिया गया था कि जनजातियों का विकास सुनिश्चित किया जाए। इसके बाद हम देखते हैं कि इनके लिए बहुत से संविधान में प्रावधान किए गए कि किस प्रकार से इनको जो है आर्थिक रूप से संपन्न बनाया जाए। इसके लिए ट्राइफेड की स्थापना की गई, मतलब कि इनके जो उपज होते थे, कृषि के उपज, वन के उपज, उसको जो है बेचने के लिए एक संस्था बनाई गई। वो जो है अधिक मूल्य पे लेती थी और उसको बाज़ारों में बेचती थी, जिससे कि उनका जो आर्थिक
उन्नयन हो सके। मैं उसी पर आ रही थी कि वर्तमान समय में इनके आर्थिक स्रोत क्या हैं, किस तरह से होते तो हैं? वर्तमान समय में तो इनके आर्थिक स्रोत देखा जाए तो सबसे पहला तो इनका कृषि ही है। अभी भी कृषि उसके है, आगे ये लोग क्योंकि अभी मतलब बहुत ही अधिक संख्या में ये लोग कृषि पे ही डिपेंड है और वन उत्पाद हैं उस पर डिपेंड है। लेकिन अब यही किया जा रहा है कि उनको किसी प्रकार से ये सब जो व्यवस्थाएं की, जैसे कि अब शिक्षा की व्यवस्था उनके लिए की जा रही है, उनके छात्रवृत्ति की व्यवस्था की जा रही है, उनके बच्चों के लिए जैसे एकलव्य आदर्श विद्यालय योजना लाई गई है कि उनके बच्चे इसमें आएँ और आवासीय विद्यालय में वो रहें और यहाँ शिक्षा ग्रहण करें। जब वो शिक्षित होंगे तो रोज़गार प्राप्त करेंगे तो उनको आय होगी तो फिर वहाँ से जो उनका मेन समाज से उनका अलगाव है वो कम होगा। इस प्रकार से क्या है कि उनके लिए पहले शिक्षा व्यवस्था की गई, उसके बाद अब देख रहे हैं कि चिकित्सा की व्यवस्था की गई। स्वास्थ्य सबसे बड़ी समस्या उनकी होती है क्योंकि वो जंगली इलाकों में रहते हैं, पठारी क्षेत्रों में रहते हैं। वहाँ पे उनका मलेरिया हो गया, हैजा हो गया, टीबी हो गया, अतिसार हो गया, ऐसे रोगों से डेली जो है वो निपटा करते हैं और उनके जो आयु है बहुत ही कम होती जाती है। उनके यहाँ शिशु मृत्यु दर जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है क्योंकि उनके लिए कोई प्रसव की व्यवस्था नहीं होती। इसी प्रकार से गवर्नमेंट लगभग हर क्षेत्रों में जैसे उनके लिए अब रोड भी बना रही है, उनके लिए बिजली भी व्यवस्था किया जा रहा है, पानी की व्यवस्था किया जा रहा है, तो जोड़ने का उनको प्रयास जारी है। हाँ, तो सरकार की क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या क्या नहीं, यही सब व्यवस्था कर रही है, सरकार कर रही है। उसके परिणाम भी धीरे धीरे आएंगे क्योंकि ये टोटली कटे हुए हमसे थे और आज भी जो है वो समाज के मुख्य भाग से जुड़ने में डरते हैं, उनके संकोच होता है कि कहीं हमारा जो है शोषण ना हो जाए या वो अपने आप को एक्सपोज नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से लेकिन धीरे धीरे जो व्यवस्थाएं की जा रही हैं तो उसके माध्यम से उनको जो है कहीं न कहीं समाज के मुख्य भाग में लाने का प्रयास हो रहा है और इसमें सफलता भी मिल रही है क्योंकि अब देखा जाए तो साक्षरता उनकी बढ़ के 62% हो गई है। जब साक्षरता बढ़ेगी तो नेचुरल सी बात है कि उनका रोजगार भी बढ़ेगा। राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस मनाया गया, तो इसका जनजाति समूह पर क्या असर पड़ा, इसके बारे में बताइए। जनजातियों का इस पर सबसे अच्छा प्रभाव ये पड़ा कि उनको एक गौरव और एक प्रतिष्ठा, एक सम्मान की जो है अनुभूति हुई, उम्मीद कि ये हमारे लिए भी इस देश में कुछ है, क्योंकि वो जो बिल्कुल कटे हुआ महसूस करते हैं इस देश से। तो ये सब जो कार्यक्रम होते हैं तो उनको भी एक गौरव और सम्मान की अनुभूति देते हैं, जिस कारण वो इस समाज और इस हमारे देश से जुड़ने में जो है फख्र महसूस करेंगे और शामिल भी होंगे, क्योंकि उनको हर समय डर लगा रहता है कहीं ऐसा जो बाहरी आदमी आया है वो हमारी संस्कृति को, हमारे संबंधों को ख़राब न कर दे। क्योंकि कुछ ऐसे घटनाएं हुई जैसे कि अंडमान निकोबार में एक अमेरिकी पर्यटक को जो है जेंटलीज जो वहाँ पे जनजाति थी उसने मार दिया था, तो बहुत हाईलाइट हुआ था, बहुत हाईलाइट केस हुआ था। तो कहीं न कहीं ऐसे प्रकार से बस्तर के जंगलों में जनजातियाँ हैं तो वहाँ भी वो विरोध करते हैं कि जो बाहरी लोगों का मतलब आवागमन उसमें ना हो। डर है मन में हाँ, डर है कि ये लोग नुकसान पहुँचाएंगे हमें जी, क्योंकि उनका जो खान पान है, रहन सहन है बिल्कुल अलग है हम लोगों से। लेकिन धीरे धीरे गवर्नमेंट प्रयास कर रही है कि उनको हम समाहित करें और उनके ही तरीके से उनको समाहित किया जाए, अचानक ही क्योंकि नहीं हो पाएंगे वो और डर जाएंगे। धीरे धीरे जो प्रयास करके उनको लाया जाए जी। तो दर्शकों, आपने देखा जनजाति समूह क्या है और संविधान में उनको क्या क्या अधिकार दिए गए हैं। तो अब आप हमारे स्टूडियो में आए और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब अनुमति दीजिए, नमस्कार।